नमस्कार। सोचिए, 89 साल भारत में ब्रिटिश शासन का ये दौर एक बहुत लंबी रिले रेस की तरह था। एक ऐसी रेस जिसमें दांव पर लगा था भारत का भविष्य। हर वाइसरॉय एक धावक की तरह था, बैटन लेता, अपनी दौड़ पूरी करता और अगले को थमा देता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये थे कौन? वो लोग जिनके एक फैसले से करोड़ों हिंदुस्तानियों की जिंदगी बदल सकती थी। चलिए आज इन्हीं चेहरों के बारे में थोड़ा जानते हैं। और हमारी इस पूरी कहानी का गाइड है ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक टेबल नहीं है। ये उन 89 सालों का पूरा रोड मैप है। इसमें हर वाइसरॉय का नाम, उनका टाइम पीरियड और सबसे जरूरी उनके वक्त में क्या क्या हुआ सब दर्ज है। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये समझ लीजिए एक तरह का खजाना है। तो चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। तो इस रिले रेस की शुरुआत होती कहां से है? 1857 से। वो गदर जिसकी आग ने हिंदुस्तान में सब कुछ बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म और बैटन यानी सत्ता अब सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथ में आ गई। और यहीं से गवर्नर जनरल का पद बन गया वॉइसरॉय। तो रेस में पहला बैटन किसने उठाया? लॉर्ड कैनिंग ने। ये एक दिलचस्प फैक्ट है कि वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और पहले वाइसरॉय भी। अब उनके सामने चैलेंज बहुत बड़ा था, 1857 के बाद पूरे साम्राज्य को समेटना। तो उन्होंने दो काम किए। एक, खजाना भरने के लिए भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया, और दूसरा, जो भी विरोध की आवाज उठ रही थी जैसे कि नील विद्रोह, उसे पूरी ताकत से कुचल दिया। अब रेस में एंट्री होती है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने आते ही हंगामा खड़ा कर दिया। नाम था लॉर्ड लिटन। उनका दौर आप कह सकते हैं एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्से को और भड़का दिया। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ पूरा भारत भयानक अकाल की चपेट में था, लोग भूखे मर रहे थे, और दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन दिल्ली में एक बहुत बड़ा आलीशान दरबार लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करना था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो भी अखबार सरकार के खिलाफ लिखता, उसकी आवाज दबाने के लिए वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ले आए, और ऊपर से एक महंगा अफगान युद्ध भी शुरू कर दिया। तो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये देसी भाषाओं के अखबारों का मुंह बंद करने का कानून था। मतलब अगर किसी अखबार ने सरकार के खिलाफ कुछ भी छापा तो सरकार के पास पावर थी कि वो उसकी पूरी की पूरी प्रिंटिंग प्रेस ही उठा ले जाए। आप समझ सकते हैं कि ये कंट्रोल करने का कितना जबरदस्त हथियार था। लेकिन जैसा कि हर रेस में होता है, हर धावक एक जैसा नहीं होता। लिटन के जाने के बाद आए लॉर्ड रिपन, और उन्होंने आते ही जो पहला काम किया वो था इस बदनाम एक्ट को खत्म करना। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि ब्रिटिश पॉलिसी कैसे कभी सख्ती तो कभी नरमी के बीच झूलती रहती थी। कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अंग्रेजों की इन दमनकारी नीतियों का भी रिएक्शन हुआ। अब हिंदुस्तान में एक नई लहर उठ रही थी, एक नई सोच पैदा हो रही थी। लोग अब संगठित हो रहे थे, भारत अब जाग रहा था। और फिर लॉर्ड डफरिन के टाइम में कुछ ऐसा हुआ जिसका असर आने वाली सदियों पर पड़ना था। साल था 1885 और स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और मजे की बात देखिए, इसे शुरू करने में एक अंग्रेज A.O. ह्यूम का ही हाथ था। लेकिन बहुत जल्द यही कांग्रेस हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी आवाज बन गई। अब सीन में आते हैं लॉर्ड कर्जन, एक और ऐसा वाइसराय जिसके एक फैसले ने आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़ कर रख दिया। और वो फैसला क्या था? 1905 में बंगाल का बंटवारा। कर्जन का ये एक कदम इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। अच्छा, कागजों पर तो अंग्रेजों ने कहा कि हम ये सब अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रांत है। लेकिन असली खेल कुछ और था। असली मकसद था डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। उस वक्त बंगाल राष्ट्रवाद का सेंटर बन रहा था और अंग्रेजों को हिंदू मुस्लिम एकता तोड़नी थी, और इसी बंटवारे के खिलाफ शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। कर्जन ने जो बंटवारे के बीज बोए थे ना, उसकी फसल तैयार हुई लॉर्ड मिंटो के टाइम में। पहले तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, फिर 1909 में आए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और इसमें एक बहुत खतरनाक चीज थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी अलग निर्वाचक मंडल। मतलब अब मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। इस एक फैसले ने हिंदुस्तान के राजनीति में बंटवारे की जो लकीर खींची वो बहुत गहरी होती चली गई। अब हमारी ये रिले रेस एक ऐसे दौर में पहुंचती है जब पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, और भारत के लिए ये बड़ा अजीब समय था।
मतलब एक हाथ में तो अंग्रेज सुधारों का लॉलीपॉप थमा रहे थे और दूसरे हाथ में दमन का हंटर चला रहे थे। ये विरोधाभास लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ तो आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें कहा गया कि भारतीयों को सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरी ही तरफ रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून भी ले आए, जिसके तहत सरकार किसी को भी बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकती थी। और फिर तारीख थी 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग, वो काला दिन। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये ब्रिटिश राज के माथे पर एक ऐसा कलंक था जो कभी मिट नहीं सकता। इस एक घटना ने हिंदुस्तानियों का अंग्रेजों पर से रहा सहा भरोसा भी खत्म कर दिया और यहीं से आज़ादी की लड़ाई की आग और भड़क उठी। इसी के बाद गांधी जी ने अपना पहला बड़ा देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। अब रेस अपने आखिरी और सबसे तेज लैप में थी। अब बात सिर्फ थोड़े बहुत हक या स्वशासन की नहीं रह गई थी, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, पूरी आजादी। लॉर्ड इरविन जब आए तब तक राष्ट्रवाद की ये लहर एक तूफान बन चुकी थी। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा तो पूरे देश से एक ही आवाज आई, साइमन गो बैक। जैसा मैंने कहा, अब बात सेल्फ गवर्नमेंट से आगे बढ़ चुकी थी। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य साफ कर दिया था, पूर्ण स्वराज। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी मार्च किया और शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो का दौर आया, जो काफी लंबा चला और उस पर दूसरे विश्व युद्ध का साया था। इसी दौरान आजादी की लड़ाई अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। एक के बाद एक 3 बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कर दिया। दूसरा, अंग्रेजों का क्रिप्स मिशन फेल हो गया। और तीसरा और सबसे बड़ा, 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, और शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। और बस अब इस रिले रेस का आखिरी लैप आ गया था। अब बैटन आखिरी अंग्रेज वाइसराय के हाथ से निकलकर हिंदुस्तानी लीडरशिप के हाथ में आने वाला था। राज की ये रिले दौड़ अब खत्म होने को थी। और ये है वो फाइनल हैंडओवर। लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के आखिरी ब्रिटिश वाइसराय थे, वही आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। उनके बाद ये जिम्मेदारी संभाली सी राजगोपालाचारी ने, जो पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। और इसी के साथ ब्रिटिश राज का चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो गया। तो पूरे 89 साल और ना जाने कितने वाइसरायों के बाद राज की ये लंबी उतार चढ़ाव भरी रीले रेस आखिर खत्म हुई। बैटन अब हिंदुस्तान के अपने हाथों में था। रेस तो खत्म हो गई, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। इन वाइसरायों ने हमें जो विरासत दी है, उसमें बंटवारे के जख्म भी हैं और डेमोक्रेसी की नींव भी। तो इनमें से कौन सी चीज है जो आज के भारत पर सबसे ज्यादा असर डालती है?